पिछले भाग में हमने देखा कि हुरा किस प्रकार वट के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यानरत हो जाता है और शक्तियां प्राप्त करता है, और जैसे वह वट का वृक्ष भी हुरा का साथ दे रहा हो। अब आगे, ये कैसा इंसाफ है भला, और भला कौन सा देगा ऐसे गुनहगारों वालों का। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो कतई उनका साथ ना दूं, जिन्होंने ऐसे दुष्कर्म किए हैं और अब नादान होने का ढोंग करें। भला वे भी कहाँ दया के पात्र हैं। आज भी समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच भेदभाव किया जाता है। भेदभाव जाति, लिंग, धर्म, यौन अभिविन्यास, आयु और अधिक जैसे कुछ विशेषताओं या लक्षणों के आधार पर व्यक्तियों या समूहों का अन्यायपूर्ण व्यवहार है। भेदभाव हानिकारक और अन्यायपूर्ण है और इसका किसी व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ उनके जीवन की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। भेदभाव को उसके सभी रूपों में पहचानना और उसे संबोधित करना और अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज बनाने की दिशा में काम करना महत्वपूर्ण है। शक्तिशाली और शक्तिहीन के बीच ही सबसे बुनियादी वर्ग भेद है। महान शक्तियों वाले सामाजिक वर्गों को अक्सर अपने समाजों के अंदर ही कुलीन वर्ग के रूप में देखा जाता है। विभिन्न सामाजिक सिद्धांतों का कहना है कि उच्च शक्तियों वाला सामाजिक वर्ग कुल मिलाकर समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने स्वयं के स्थान को अनुक्रम में निम्न वर्गों के ऊपर मजबूत बनाने का प्रयास करता है। इसके विपरीत परंपरावादियों और संरचनात्मक व्यावहारिकतावादियों ने वर्ग भेद को किसी भी समाज की संरचना के लिए स्वाभाविक तथा उस हद तक अनुन्मूलनीय रूप में प्रस्तुत किया है। वर्गों की अक्सर एक अलग जीवन शैली होती है जो उनके वर्ग पर जोर देती है। एक समाज में सबसे शक्तिशाली वर्ग प्रायः ऐसे चिन्ह को जैसे पोशाक, सौंदर्य, शिष्टाचार और भाषा कोड का प्रयोग करता है जो अंदरूनी और बाहरी लोगों में विभेद करते हैं। उच्च वर्ग के लोग अपने आप को बड़ा समझकर कभी कभी निम्न वर्ग के लोगों पर अत्याचार करते हैं, लेकिन हर वर्ग की विशिष्ट सुविधाएं हैं जो अक्सर व्यक्तिगत पहचान की निर्णायक तत्व तथा समूह के व्यवहार में एकीकरण की कारक होती हैं। कहते हुए लीजा क्रोध में थी। लीजा को देखकर ऐसा लग रहा था कि यदि उसे मौका मिले और उस समय यदि वह सामने होती तो शायद खुद सजा के लिए फरियाद करती। लीजा बहुत ज्यादा क्रोध में थी। लीजा का ये तिमतिमाते हुआ चेहरा देख मिनाली हैरत में थी। ऐसा नहीं है कि मिनाली को क्रोध नहीं आ रहा था, मिनाली भी क्रोधित तो बहुत थी, क्योंकि यह गुण एक प्रकार से शैतानी ही हुआ कि दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला खुद के कष्ट पर दया की उम्मीद करे। लेकिन क्रोध की अतिशयोक्ति जो लीजा के चेहरे पर दिख रही थी, उसकी उम्मीद उसके समझ से कई परे थी। फिर भी उसने पूछ लिया, लीजा कंट्रोल, क्या वहां का इतना क्रोध हमारा जायज है? कहते हुए मिनाली लीजा की ओर देखकर कहने लगी। तभी लीजा ने कहा, नहीं मिनाली, बात गुस्से की नहीं है, बात है उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की। अक्सर उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में भेद किया जाता है। इसका उपयोग हासिल की गई वर्ग पहचान और क्या सामाजिक स्थिति का निर्धारण जन्म के आधार पर हुआ है या अपने जीवन काल में अर्जित की गई है के बीच भेद करने के लिए किया जाता है। हासिल स्थितियां योग्यता, कौशल और कार्यों के आधार पर प्राप्त की जाती हैं। फिर किसने इस समाज को हक दिया कि वह आपस में ही लड़े और एक दूसरे के बीच भेदभाव करें? यह उच्च वर्ग और निम्न वर्ग को क्यों अलग अलग माना जाता है? कहते हुए लीजा शांत हो गई। मिनाली सामाजिक दायरों में जीवन शैली पर वर्ग का प्रत्यक्ष परिणाम होता है। जीवन शैली में रुचियां, वरीयताएं और जीने की एक सामान्य शैली शामिल हैं। ये जीवन शैलियां बहुत संभव है शिक्षा प्राप्ति और इसलिए स्थिति प्राप्ति को प्रभावित कर सकती हैं। वर्ग की जीवन शैली इसको भी प्रभावित करता है कि बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है। उदाहरण के लिए, एक श्रमिक वर्ग का व्यक्ति अधिक संभावना है कि अपने बच्चे को श्रमिक बनाने के लिए और मध्यम वर्ग का व्यक्ति अपने बच्चे को मध्यम वर्गीय बनाने के लिए पालन पोषण करे। ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए वर्ग की धारणा का अविरत बनाता है। यह उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में अलग अलग प्रकार से भेदभाव देखा जा सकता है। लीजा शांत हो जाओ, क्या वाकई इतना क्रोध हमारा जायज है? लेकिन तभी तुरंत इशिता ने पलटकर जवाब दिया, लो तुम ही बताओ मिनाली, क्या क्रोध जायज नहीं? चाहे किसी भी समय युग या काल में दर्द को दर्द ही कहा जाएगा ना, वह तो बदल नहीं सकता, और क्रोध आना तो स्वाभाविक ही है। मिनाली, क्या तुम्हें उच्च वर्ग दया का पात्र रखता है? नहीं ना, बेशक मैं तो उन्हें हर समय गुनहगार ही मानूंगी। खैर चलो ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। और वे तीनों बात करते हुए एक कुएं के पास से गुजर ही रहे थे कि अचानक लीजा के मन में जाने क्या हुआ कि वह उस कुएं की ओर अचानक बढ़ने लगी कि तभी ऐसा लगा जैसे कुएं में एक जोरदार धमाका हुआ होगा। एक हवा का झोंका आसमान की ओर उछला। तभी इशिता ने लीजा का हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। इशिता खुद सामने हो गई, लेकिन वह हवा का झोंका इशिता की थोड़ी दूरी से ही ऐसे निकल गया जैसे इशिता पूर्ण रूप से संरक्षित हो।
या उसके सामने कोई ढाल हो, क्योंकि इशिता की थोड़ी ही दूरी पर हवा के तेज घर्षण के साथ ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सामने एक भारी कवच लाकर रख दिया हो ताकि वह सुरक्षित रह सके। इधर लीजा के हाथ में बंधा हुआ कलावा लाल धागा अचानक तेज रोशनी के साथ चमकने लगा, जिसे देखकर एकदम से लीजा घबरा गई और उसे अपने हाथ से खोलने का प्रयास करने लगी। लेकिन मिनाली ने उसका हाथ पकड़कर उसे सावधान करते हुए कहा, रुको, तुम्हें पहले ही कहा था, लेकिन तुमने खुद ही ज्यादा जानने की सोच पड़ी हुई थी। अब क्या करने का इरादा है? चुपचाप वापस चलो यहाँ से इशिता। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। हमें वापस जाना है, जल्दी चलो। इतना कहते हुए वे पलटकर वहां से वापस जाने लगी। लेकिन इशिता तो जैसे खुद ही सदमे में थी। उसने खुद कभी लीजा से उसे बेवकूफ़ी की उम्मीद शायद ना की हो। उसके चेहरे पर भय के निशान साफ साफ झलक रहे थे। वह भी तेजी से मन ही मन किसी को धन्यवाद कर तुरंत पलटकर उनके साथ कैंप में आ गई। कैंप में आचार्य सर जैसे उनकी प्रतीक्षा करते गेट पर ही नजर आए। उनके आते ही उन्होंने एक कमंडल जो पहले से ही रखा था, उसका जल उन तीनों पर छिड़का और लीजा एवं मिनाली के हाथ के कलावे छोड़कर उस कमंडल में डाले, जो उसके जल को छूते ही इस तरह जलने लगे जैसे किसी ने पेट्रोल में जलती हुई माचिस की तीली रख दी हो। उसे देखकर तीनों आश्चर्य में थे, लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि कमंडल का जल उनके ऊपर पड़ते ही अचानक तीनों का चित्त शांत हो गया। तीनों एक दूसरे को देखने लगी, लेकिन आचार्य सर के चेहरे पर कुछ चिंता और हल्के क्रोध को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। कहानी अभी जारी है। इसका अगला भाग बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।